Social organization. It refers to the way in which a society or group is structured and organized. Social organization एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा समाज और ग्रुप आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप और इंस्टीट्यूट। सभी लोगों के बीच में, जैसे इंडिविजुअल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूट के अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको बनाने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इट प्ले ए वाइटल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंस। लोगों का जीवन को शेप देने में, जीवन को सुधारने के लिए हमको समाज की जरूरत होती है, और समाज में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सामाजिक संस्था होती है, उसकी जरूरत होती है। एंड देयर इम्पैक्ट कैन बी सीन इन वेरियस एस्पेक्ट इन सोसाइटी। और जिसकी वजह से हमारे समाज पर पड़ने वाले जो जितने भी प्रभाव होते हैं, या समाज पर पड़ने वाला कोई भी प्रभाव होता है, तो वो प्रभावित होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे समाज में हमको देखने को मिलते हैं। पहला है फैमिली। फैमिली सबसे बेसिक यूनिट होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं। दूसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी एक थोड़ा बड़ा एरिया होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जिसमें लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। मतलब लोग इसलिए कम्युनिटी में साथ में रहते हैं ताकि वो अपने अपने काम कर सके, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा होता है जो औपचारिक तौर पर आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे बिजनेस, स्कूल, कॉलेज, ये जो सारी चीज़ें होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जो हम लोग अपने मन से बनाते हैं, जैसे प्ले ग्रुप्स होता है, सोशल क्लब्स होते हैं, या ऐसे कोई समूह जिनका कोई खास उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ उनको रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग ऑर्गेनाइज होकर के रहते हैं। फंक्शंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहला फंक्शन है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाज में आगे बढ़ना, समाज में रहना और समाज के तौर तरीके सीखना। सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का मतलब है कि कैसे हम लोग सोसाइटी से होने वाला जो भी हमको सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रैक्टिकल सपोर्ट, इन सब चीज़ों के लिए हमको सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का मतलब होता है कि हम लोग जो भी हमारे जिन व्यवहारों को दर्शाना चाहते हैं, जिन तरीक़ों से हम लोग रहना चाहते हैं, उन तरीक़ों को समाज किस तरीके से एक्सेप्ट करता है और उस पर कितना कंट्रोल वो बनाकर रखता है, ताकि हम लोग बिगड़े नहीं, तो इसकी वजह से हम लोग कोई क्राइम ना करें, तो इसलिए सोशल कंट्रोल ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सोशल चेंजेस। तो समाज में होने वाले कोई भी नए नए जो चेंजेस होते हैं, कोई आइडियाज़, थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं, जो वैल्यूज़ हम लोग दर्शाते हैं, तो उसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है प्रमोट सोशल कोहेशन। तो समाज में आपस में एक दूसरे का जो मेल मिलाप है, साथ में रहने का जो तरीका होता है, उसको बढ़ाने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा है प्रोवाइड सर्विस एंड सपोर्ट। तो लोगों को सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए समाज में एक दूसरे के साथ रहना जरूरी होता है। फोस्टर सोशल आइडेंटिटी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन शेप इंडिविजुअल एंड ग्रुप आइडेंटिटीज। इसका मतलब होता है कि लोगों का व्यवहार, लोगों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान बनाने के लिए हमको समाज की ज़रूरत होती है। जब हमको समाज के लोग पहचानते हैं तब हमारी पहचान बनती है। जब अगर कोई नहीं पहचान रहा होता है हमको, या हमारा ऐसा होता है कि हम लोग अगर किसी भी तरीके से कोई पहचान नहीं है, मान लो अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी पहचान होती है कि वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है तो उसकी पहचान होती है, लेकिन अगर हमको कोई नहीं पहचानता, हमको सिर्फ लोग नाम से जानते हैं, बाकी ये नहीं पता है किसी को कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। इसलिए समाज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ड्राइव सोशल प्रोग्रेस। हमारी जो भी सोशल प्रोग्रेस होती है, हम जो भी समाज में कर रहे, उठ रहे, बैठ रहे लोगों के साथ में, तो वो कैसे हो पाएगा, उसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। कैसे हम लोग हमारे काम को एक स्टेबिलिटी के साथ में, एक स्थिरता के साथ में और एक क्रम में चलाते हैं, उसके लिए भी समाज की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है फैसिलिटेट कोऑपरेशन। तो लोगों का कोऑपरेशन भी हमको समाज में रहकर मिलता है। इसके बाद शेप इंडिविजुअल बिहेवियर। किसी भी इंसान का बिहेवियर, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व और उसका जो रहन सहन है, उन सबको शेप करने के लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोट सोशल आइडेंटिटी। और सोशल आइडेंटिटी मतलब पहचान बनाने के लिए भी। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो सामाजिक संस्था जो बनी हुई है, उनमें सबसे पहली चीज़ है सोशल स्ट्रक्चर। किस प्रकार की सामाजिक संरचना है, जो समाज है वो किस तरह का, उसमें सभी लोगों के अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग रोल्स है, और सभी अलग अलग हायरची में लोग रहते हैं। मतलब सभी लोगों के जो क्रम है, पद अनुक्रम है, हायरचीज है, मतलब लोगों के जो पोस्ट है, पोजीशन है, वो अलग अलग होती है। इसके बाद में
सेकंड है सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस भी अलग अलग होती है। फैमिलीज एक हमारा इंस्टीट्यूशन होता है जो हमको समाज में सबसे पहले रहना सिखाता है। इसके बाद में एजुकेशन के लिए होता है स्कूल्स, कॉलेज। इसके बाद गवर्नमेंट में भी हमको बहुत सारे मापदंड या बहुत सारे नियम कायदे सिखाए जाते हैं। इसके बाद में सोशल नॉर्म्स। तो सोशल नॉर्म्स का मतलब होता है कि जो भी हमारी संविधान लिखा हुआ है या जो भी हमारे नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं उन सबके दायरे में रहकर हमको काम करना होता है। नेक्स्ट है सोशल रोल्स। तो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग रोल होता है जिसे हम सोशल रोल्स बोलते हैं। जैसे कि हम किसी भी इंसान कोई किसी के भी साथ रहता है तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार में अपने बच्चों और अपने वाइफ के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ रहता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सबको कमाए, खाना खिलाए, उन लोगों का ध्यान रखे, उन लोगों का पालन पोषण करे। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ सोशल रोल्स में आती है। इसके बाद सोशल रिलेशनशिप्स। तो इंटरेक्शन एंड कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, तालमेल, जिन लोगों के साथ में हमको काम पड़ता है, जिनसे काम नहीं पड़ता है, सभी का अच्छा सोचना, बुरा सोचना, ये जो सारी चीज़ें होती है सोशल रिलेशनशिप्स इसके अंदर में आता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है? तो फर्स्ट है फैमिली, दूसरा कम्युनिटी और थर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पहला आता है फैमिली। फैमिली मतलब हमारा परिवार एक बेसिक यूनिट होता है जहाँ से हमारा सोसाइटी स्टार्ट होता है। उसके बाद कम्युनिटी जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, वो लोग। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था जिसमें हम लोग प्रवेश करते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, कोई मंदिर, कोई चर्च, इन सब चीज़ों के अंदर में हम लोग जाते हैं। तो ये हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम आमतौर पर अच्छी तरीके से पहचानते नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ रोज़ हम मिलते हैं। कभी ज़रूरत पड़ने पर वो लोग हमारे काम आते हैं, कभी हम उनके काम आते हैं। तो इस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग समाज के साथ में रह करके सारा काम कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशन में रह रहे हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उन संस्थाओं में जुड़े हुए, उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनसे जुड़ने का हमारा मन है, जिनसे जुड़ने की हमारी इच्छा है। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, मतलब अपनी स्वयं की इच्छा से। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इंडिविजुअल ज्वाइन बाई चॉइस, मतलब हम हमारी चॉइस से इसको ज्वाइन करते हैं। ऑफन टू परस्यू शेयर्ड इंटरेस्ट, गोल्स और वैल्यूज़। ऐसे लोगों के साथ हम लोग जुड़ना पसंद करते हैं जिनका वैल्यूज, जिनके गोल्स, जिनके इंटरेस्ट, जिनके प्लान्स, सब हम लोगों की हमारी प्लान्स के साथ में मिलते जुलते हैं। दीज एसोसिएशंस कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। इसके बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारी इसकी अलग अलग प्रकार है। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशंस। तो वॉलेंट्री एसोसिएशंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, मतलब इसमें पहला है वॉलेंट्री मेंबरशिप, कि हम हमारी इच्छा से इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं। शेयर्ड इंटरेस्ट और गोल्स, हम हमारे कॉमन गोल्स को शेयर करते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, मतलब स्वयं की मर्जी। नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट और म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है और जब बेनिफिट होता है तो सबका साथ में होता है। इसका एग्जाम्पल्स है कम्युनिटी ग्रुप्स। कम्युनिटी ग्रुप्स मतलब जैसे हमारे आस पड़ोस के लोग हैं जिनके साथ में हम लोग अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं, जैसे खाने का सामान, कोई हम लोग अलग अलग चीज़ें हम लोग हमारे पड़ोसियों के साथ शेयर करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हम उनको बुलाते हैं, उनके घर में कोई फंक्शन है तो हमको बुलाते हैं। इससे किसी का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन जो फ़ायदा होता है वो म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को मिलता है। इसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशंस के साथ में हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। हॉबी क्लब्स, जहाँ पे हम लोगों की हॉबी होती है, जिन चीज़ों में हम लोगों का इंटरेस्ट होता है, जैसे क्रिकेट खेलने वालों को क्रिकेट एसोसिएशन में ज्वाइन किया जाता है। कोई अगर अलग की चीज़ में इंटरेस्ट है, डांस अकेडमी वाले डांस में जाते हैं और सिंगिंग वाले सिंगिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर वही काम होता है जिस चीज़ के लिए हमने ज्वाइन किया है, सिर्फ हमारी इच्छा के अनुसार ही काम होता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशंस। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है वॉलेंट्री एसोसिएशन की? प्रमोट सोशल कनेक्शंस। सोशल कनेक्शंस को प्रमोट करना, मतलब अगर हम लोग आपस में ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हैं, जब तक हम लोग कॉलेज में नहीं एंटर करते तो उस कॉलेज के लोगों को नहीं पहचान पाते। जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स और वहाँ पे रहने वाले जितना भी स्टाफ मेंबर्स और जितने भी लोग आसपास के हैं या आसपास की दुकान वाले जो होते हैं उनके सबके साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है। तो इस तरीके से जब भी हम किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, तो वहाँ के आसपास के लोगों से, संस्था के लोगों से हमारा जो सोशल कनेक्शन है वो डेवलप होता है, प्रमोट होता है। सेकंड है फोस्टर सिविल एंगेजमेंट, कि हम लोगों का
जो सिविक एंगेजमेंट है, मतलब हम लोगों का जो डिसीजन मेकिंग है और जो एक्टिविटीज़ होती है कम्युनिटी में, वो भी एनकरेज होती है। सपोर्ट पर्सनल डेवलपमेंट, अब यहाँ पर हम लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई अगर जिम ज्वाइन करता है तो जिम में रहने वाले साथ वाले सभी लोगों को वो जानना पहचानना स्टार्ट करता है, सभी लोग उससे हाथ मिलाना करना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। और साथ साथ में क्या होता है, उनका जो पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो भी होता है, मतलब खुद का बॉडी, खुद का फिजिक पे वो ध्यान दे पाते हैं, खुद का डेवलपमेंट कर पाते हैं, खुद की स्किल्स को बिल्ड कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। एड्रेस सोशल इश्यूज़, और जब हम कुछ लोगों के बीच में बैठते हैं, समाज में बैठते हैं लोगों के साथ में, तो हम लोग बहुत सारे जो सोशल इश्यूज़ है जो समाज में चल रहे हैं उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो उससे हम लोग उन चीज़ों को भी एड्रेस कर पाते हैं, उनकी पहचान कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सोशल सिस्टम। अ सोशल सिस्टम रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर दैट मेक अप ए सोसाइटी। इट एनकम्पेंसेस वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग, अब इसके अंदर में क्या क्या आता है। सोशल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिलेशनशिप्स का नेटवर्क है, मतलब संबंधों का जाल बना होता है, उसे सोशल सिस्टम बोलते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट, स्ट्रक्चर्स, कई सारी संरचनाएं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलकर के सोसाइटी का निर्माण करते हैं, जिसमें हम लोग कई सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन लोग मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, उसके बाद ग्रुप, फिर इंस्टीट्यूट, फिर नॉर्म्स एंड वैल्यूज, फिर सोशल रिलेशनशिप्स। तो ये सभी चीज़ें मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, ग्रुप मतलब लोगों का समूह, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का मतलब होता है मापदंड या नियम, कायदे, कानून, और सोशल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किस तरीके से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ संबंधों के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं। कनेक्टेडनेस, तो आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। दूसरा है डायनेमिक नेचर, जो समाज का जो सिस्टम है इसका नेचर जो होता है वो डायनेमिक होता है, अलग अलग तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग खुद को अडाप्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके से ये बना हुआ होता है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कई सारी इसमें जटिलताएं आती है, कई सारी चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन हम लोग समाज के साथ अगर बने रहते हैं तो उसकी वजह से जो चीज़ें समाज मैनेज कर रहा है वही चीज़ें हम लोग भी मैनेज कर पाते हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ सोशल सिस्टम, तो क्या क्या फंक्शंस है। पहला है सोशलाइजेशन, मतलब वही समाज के साथ जुड़ना। दूसरा है सोशल कंट्रोल, फिर सोशल सपोर्ट और सोशल चेंजेस। तो ये हमारे कुछ समाज के सोशल सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। इसके बाद रोल एंड स्टेटस एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोशल सिस्टम। एक हम लोग स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, मान लो अगर हम लोग एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है या फिर इस संरचना का एक अभिन्न अंग है या एक समूह का हम लोग अंग है, कोई भाग है, तो हम लोगों का रोल क्या होता है, हम लोगों का स्टेटस क्या होता है, समाज का एक रोल क्या होता है, समाज में रहने वाले लोगों का नियम क्या होता है, या समाज में रहने वाले लोग क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रोल एंड सिस्टम आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम, सोशल सिस्टम शेपिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद इन द सिस्टम। रोल एंड स्टेटस जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे किसी भी व्यक्ति के एक सिस्टम में रहने वाले व्यक्ति के व्यवहार को और उसके इंटरेक्शंस जो उसकी बातचीत होती है उन सब चीज़ों को शेप देने का काम करता है। तो रोल क्या होते हैं समाज के, सबसे पहला एक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक्सपेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि जब हम समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उठना बैठना हमारा घर परिवार में है, तो उसकी वजह से क्या होता है कई सारे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती है। लोग समझते हैं कि हम उनका काम करेंगे, घर में रहने वाले लोग हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर होती है, तो हमको उस पावर उस पोजीशन का यूज़ करके हमको करना होता है। जैसे कोई लड़का अगर घर में सबसे छोटा है तो उससे बहुत सारे लोग घर के काम करवाते हैं, तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर के काम करे। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति होता है, घर का हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो सभी उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर में सभी का ध्यान रखे, तो उसको उन एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना होता है। दूसरा है सोशल कॉन्टेक्स्ट। रोल्स आर डिफाइंड बाय द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटीज़। जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं मतलब हम लोगों को अलग अलग समाज के आधार पर, अलग अलग व्यवहार के आधार पर हम लोगों को अलग अलग रोल्स, अलग अलग भूमिकाएं दी गई है जो कि हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी के हिसाब से हम लोगों को निभाना होता है।
इसके बाद तीसरा जो रोल है हमारा, इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। सभी लोगों का जो बिहेवियर होगा उसको हमको इन्फ्लुएंस करना है। किसी का अगर कोई एक्सपेक्टेशन है या किसी को गुस्सा आता है या कोई नाराज़ होता है तो उन सभी लोगों को हम लोगों को मैनेज करना होता है। ये हमारा एक प्रकार का रोल होता है। इसके बाद स्टेटस क्या है, समाज में रहने वाले लोगों के अलग अलग स्टेटस होते हैं। पहला है सोशल पोजीशन, कि समाज में इंसान अपना सोशल पोजीशन, अपना रैंक जो है उसको होल्ड करके रखे, उसको संभाल के रखे। दूसरा है प्रेस्टीज एंड रेस्पेक्ट। प्रेस्टीज का मतलब होता है मान सम्मान और रेस्पेक्ट का मतलब भी आदर सम्मान होता है। तो कैसे हम लोग हमारा मान सम्मान को बनाए रखते हुए, हमारे जो अधिकार है उसको पालन करते हुए हम लोग हमारे जो सोशल सिस्टम है उसमें बने रहें। थर्ड है इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। जिस प्रकार से हमारे रिलेशनशिप बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी सोसाइटी पर ना पड़े या हमारे व्यवहार पर ना पड़े, या किसी भी तरह का हमारे अगर कोई रिलेशनशिप ख़राब होता है तो उसकी वजह से, या हम घर में किसी से गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे समाज के ऊपर या हमारे साथ में रहने वाले अन्य लोगों के ऊपर हमारी वजह से ना पड़े। तो ये कुछ रोल्स और कुछ स्टेटस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी होती है समाज में रहने के लिए। इसके बाद इंटरप्ले बिटवीन रोल एंड स्टेटस। अब रोल और स्टेटस आपस में कैसे काम करते हैं। रोल एक्सपेक्टेशंस, द रोल एन इंडिविजुअल प्लेस कैन इन्फ्लुएंस देयर स्टेटस एंड वाइस वर्सा। जो रोल्स होते हैं वो हमारे स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो स्टेटस होते हैं वो हमारे रोल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी कभी इस प्रकार की हमारे सामने समस्याएं आती है। स्टेटस बेस्ड रोल, कभी कभी होता है स्टेटस बेस्ड रोल हमको मिलता है, मतलब कि अगर हमारी कोई पोजीशन है, कोई पावर है, या इस तरीके से हम लोगों को अगर कोई अधिकार है किसी चीज़ को करने का, या किसी चीज़ को मना करने का, या किसी चीज़ को कोई हमको अधिकार होते हैं कि किसी का कोई काम हम लोग कर पाएँ, तो उस हिसाब से हमारे जो रोल्स होते हैं वो भी हमारे बन जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है तो उसके पास पावर है, तो पावर के साथ साथ उसके रोल्स भी है कि उसको इंडिया को थोड़ा सा डेवलप करने का भी उसका काम है। अगर वो सिर्फ अपनी पावर का यूज़ करे और और हमारे रोल्स, अगर वो अपने रोल्स को भूल जाता है कि उसका काम क्या है, तो फिर वैसे काम नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से सोशल सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तो अगर कोई इंसान पावर में है, कोई इंसान अगर किसी भी तरह का काम करता है, छोटे से छोटा इंसान भी, मान लो कोई सब्जी बेचने वाले को अगर सिर्फ सब्जी बेचता है और अगर लोगों को अगर वो साफ़ सुथरा सामान नहीं देता है, तो अगर क्लीन हाइजीनिक तरीके से नहीं देता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, समाज में उसको गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपनी पावर का, पोजीशन का यूज़ करते हुए हमारे जो रोल्स हैं उनको निभाना, क्योंकि हर इंसान के अलग अलग काम होते हैं। कोई भी किसी का काम, एक इंसान सभी सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है, इसलिए समाज में सबके काम बांटे हुए, तो उस हिसाब से स्टेटस बेस्ड रोल जो है वो डिफाइन होता है। इसके बाद है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर मतलब जिस हिसाब से हमारे रोल्स होंगे उस हिसाब से हमारे जो स्टेटस होगा वो सब डिफरेंट होगा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग समय पर सब जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो अलग अलग होगी। अब इम्पोर्टेंस क्या रहेंगे रोल्स एंड स्टेटस के, तो पहला है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाज को बनाए रखना। दूसरा है सोशल इंटरेक्शन, सभी लोगों के साथ में आपस में बातचीत करना और समाज की भलाई के बारे में सोचना। और थर्ड है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब हमारी समाज में पावर, पोजीशन और स्टेटस को, हमारे रोल्स को यूज़ करके और ख़ुद की एक आइडेंटिटी समाज के अंदर में बनाना। ये सारे काम हमारे होते हैं। अब सोशल सिस्टम के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल सिस्टम। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब होगा, फॉर्मल सोशल सिस्टम वो है जिसमें हम लोग सिर्फ हमारे काम करते हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, हमारी जो पद होते हैं उसके थ्रू, जैसे कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी संस्था में हम लोग काम करते हैं, जॉब, बिजनेस, ये सब चीज़ें जो होती है वो फॉर्मल के अंदर में आता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि हम हमारे घर परिवार, हमारे आसपास के लोग, हमारे यार मित्र दोस्त, इन सभी लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार और उन लोगों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनको निभाना, वो इनफॉर्मल सोशल सिस्टम में आता है। दूसरा है ओपन एंड क्लोज्ड सोशल सिस्टम। ओपन सोशल सिस्टम का मतलब है कि जब हम समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन सोशल सिस्टम। और क्लोज्ड सिस्टम मतलब जब हम हमारे सिर्फ साथ वाले लोगों के साथ में सिर्फ आइसोलेटेड होकर के, अकेले रह कर के हमारे सिर्फ परिवार वालों के साथ में जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड सोशल सिस्टम, जिसमें सिर्फ हम हमारे परिवार के लिए ही सोचते हैं, घर वालों के लिए ही सोचते हैं, दूसरे लोगों से, सोसाइटी से हमको ज़्यादा उतना मतलब नहीं होता है। थर्ड है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोशल सिस्टम। ट्रेडिशनल का मतलब होता है किस तरीके से हम हमारे कस्टम्स को, नॉर्म्स को, किस तरीके से हम हमारी आदतों को, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो मापदंड है, उनको किस तरीके से फॉलो करते हैं। और मॉडर्न सोशल सिस्टम का मतलब होता है कि जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नए नए इनोवेशंस जो आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग अडाप्ट करते हैं, कैसे उनमें हम लोग घुल मिल जाते हैं, उस तरीके का जो सोशल सिस्टम है वो मॉडर्न सोशल सिस्टम।
इसके बाद सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम, मतलब सिंपल सिस्टम का मतलब होगा कि जिसमें हम कुछ ही लोगों के साथ इंटरेक्शन करें। कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब है जिसमें हम कई लोगों के साथ अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग तरह का हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, और फिर जो फीडबैक होता है उसमें कई तरीके के लूप आते हैं, मतलब कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है। इसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो सोशल सिस्टम। तो माइक्रो सोशल सिस्टम का मतलब होता है छोटे ग्रुप्स, और मैक्रो का मतलब होता है बड़े ग्रुप्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटर रिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स। जब हम हमारा जब किसी भी तरह का किसी गोल को अचीव करने के लिए हम लोग कोई काम करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। जब कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, जब भी सभी लोग मिलकर के सिर्फ एक ही टारगेट को पूरा करने के पीछे लगते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के काम का तारीफ करते हैं, लुत्फ उठाते हैं, फ़ायदा, और मतलब उस तरीके से अगर किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है तो सभी लोग उसको एंजॉय करते हैं। जैसे कोई ग्रुप होता है, कोई टीम होती है, स्पोर्ट्स टीम, तो उसमें खेलने वाले जितने भी लोग होते हैं, अगर उसमें से कोई 2 लोग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सारे लोग उन 2 लोगों का भला सोचते हैं, उन 2 लोगों के लिए एंजॉय करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा है कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है। तो फर्स्ट वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। सेकंड जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स है इसमें कंपटीशन होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं और खुद को उठाने की कोशिश करते हैं। थर्ड है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ये एक तरह का ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूट में रह करके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना काम करने के लिए। और मान लो किसी ने अगर कोई काम कर लिया है तो वो अपने सीनियर को दिखाएगा, जब तक उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक उसको सैलरी मिलना या बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि होल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स को मैनेज करना होता है। इसके बाद में है एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटर रिलेशनशिप। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल इंटर रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं। पहला है फैमिली और एजुकेशन, हमारा परिवार और शिक्षा। दूसरा है गवर्नमेंट और इकोनॉमी, मतलब सरकार और इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो हमारा सत्ता होता है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी, जो वाणिज्य होता है, जो पैसा होता है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड है रिलीजन एंड कल्चर। तो धर्म और हमारा जो कल्चर होता है, हमारी जो रीति रिवाज होते हैं, वो ये सब चीज़ें मिलकर के आपस में इंटर रिलेट होती है। इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटर रिलेशनशिप। तो किस तरीके से इंस्टीट्यूशन में जो इंटर रिलेशंस होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट है सोशल कोहेशन। इंस्टीट्यूशनल इंटर रिलेशनशिप्स कैन प्रमोट सोशल कोहेशन बाय फॉस्टरिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो सोशल कोहेशन का मतलब होगा कि किस तरीके से सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और समग्र रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरा है सोशल चेंजेस। तो समाज में होने वाले जो चेंजेस है उनमें किस तरीके से बदलाव, किस तरीके से उसमें नई नई चीज़ों को देखना रहता है, तो ये सोशल चेंजेस में आता है। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। तो अगर इंस्टीट्यूशनल इंटर रिलेशनशिप्स मजबूत रहेंगे तो इफेक्टिवनेस जो रहेगा, उसका जो प्रभाव रहेगा, वो सभी लोगों के काम पर और सभी लोगों पर अच्छी तरीके से पड़ेगा। इसके बाद है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आती है इंस्टीट्यूशनल में। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और ये करना होता है। जब सब साथ में मिलकर काम करेंगे तभी काम का इफेक्ट जो होगा वो बढ़ेगा। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। तो पहला तो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन हो गया, मतलब साथ में मिलजुल कर काम करना। दूसरा होगा कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। इसका मतलब होगा कि कैसे हम लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, कैसे काम के बीच में बाधाएं आती है, कैसे द्वंद्व होते हैं, कैसे विचार होते हैं, संघर्ष हमको करना पड़ता है, और कंपटीशन की भी भावना हमारे बीच में उत्पन्न होती है। थर्ड है इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। तो इनोवेशन और कोलैबोरेशन मतलब नई नई चीज़ों को इनोवेट करना होता है, और कोलैबोरेशन मतलब आपस में मिलजुल कर काम करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल में हम 4 चीज़ें देखेंगे। सोशल कंट्रोल के मीनिंग, एम्स, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर में देखेंगे। तो सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जब समाज अपने नियमों के आधार पर, समाज अपने अधिकारों के आधार पर किसी इंसान को बांध कर रखता है और कंट्रोल में रखता है, तो वो सोशल कंट्रोल होता है। जब व्यक्ति सोशल कंट्रोल से बाहर जाता है तब वो चोरी, क्राइम,
और लूटपाट और ये सारी जो चीज़ें होती है जो कि समाज के प्रति सही नहीं है, जिन्हें हम एंटी सोशल बिहेवियर बोलते हैं, वो जब इंसान करता है तो वो सोशल कंट्रोल से बाहर जा चुका होता है। तो सोशल कंट्रोल का मतलब होता है कि इंसान को अपने जो बिहेवियर है, अपना जो पर्सनालिटी को मैनेज करना, अपनी जो नैतिकता है, अपने जो मोरल्स है, अपनी जो वैल्यूज़ है, उनको फॉलो करते हुए समाज के भी मोरल्स को फॉलो करना है, समाज के मापदंडों को फॉलो करना है और उसके साथ साथ में समाज में रह करके अच्छे काम करना है। तो ये सोशल कंट्रोल होता है। इसके बाद सोशल कंट्रोल के एम्स क्या है, तो क्यों हम सोशल कंट्रोल बनाकर रखते हैं? प्रमोट सोशल कोहेशन, लोगों को सोसाइटी में रहने के लिए जो मापदंड होते हैं, जो उनके नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसको फॉलो करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी, अगर सभी लोगों को सोसाइटी में रहने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे तो उसकी वजह से सोशल स्टेबिलिटी भी मैनेज होती है, मेंटेन होती है। थर्ड है प्रोटेक्ट सोसाइटी, अगर सभी लोग सोशल कंट्रोल में रहेंगे तो उसकी वजह से जो सोसाइटी वो प्रोटेक्ट होगी। सोशल कंट्रोल से बाहर होने वाले, जैसे कि अगर किसी समाज के अंदर कोई एक सोसाइटी है, कोई कॉलोनी है, उसके अंदर में अगर 3-4 चोर है, कोई बाइक चोरी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है ऐसे, या कोई लूटपाट करता है, इस तरह के लोग हैं, कोई मर्डर करने वाला, कोई किसी से डरने की ज़रूरत पड़ जाए कभी ऐसे लोग हो, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है सोसाइटी में और एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो इसलिए सोशल कंट्रोल ज़रूरी होता है। अब इसकी प्रोसेस क्या है सोशल कंट्रोल की, तो किस तरीके से एक बच्चा जब जन्म से बड़ा होता है तो उसको किस तरीके से सोशल कंट्रोल दिलाया जाता है। सबसे पहला है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब वो कैसे खाएगा पिएगा, वॉशरूम टॉयलेट वगैरह के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद पढ़ाई करवाई जाती है, उसके बाद पढ़ाई कराने के बाद उसको जॉब करना, किस तरीके से उसको बिजनेस करना है या कोई और काम करना है, इंडिपेंडेंट बनना है या और कोई काम करना है, तो उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। ये सोशलाइजेशन। दूसरा है नॉर्म्स एनफोर्समेंट। तो नॉर्म्स का मतलब होता है कि किस तरीके से नियम जो होते हैं, मापदंड जो होते हैं, जो कायदे बनाए गए हैं समाज में, उनको एनफोर्स करना, मतलब उनको लागू करना या किसी के ऊपर थोपना या किसी के ऊपर डालना। तो जब बच्चों से बचपन से ही बड़े होने तक अगर उनके ऊपर समाज के जो नियम कायदे हैं उनको अगर डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उन कायदों में रहकर ही काम करते हैं। किसी को अगर बोला जाता है कि ज़्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं करना है, ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना है या लूटपाट नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ये सब चीज़ें गलत होती है। अच्छा और गलत जब किसी को सिखाया जाता है तो वो नॉर्म्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल का मतलब है कि कैसे अगर कोई स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में जा करके उसको कैसे कंट्रोल में रहना है, किस तरीके से उसको बातचीत करना है, किस तरीके से उसको अपना व्यवहार बना के रखना है। अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो उसको वहाँ पर किस तरीके से उसको व्यवहार बनाना है। तो ये सारी जो चीज़ों का इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल के अंदर में आता है। इसके बाद में इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल का मतलब है कि अगर वो कोई काम की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल भी बातें कर रहा है, तो उसको कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। किसके सामने खड़ा होना है, किसके सामने बैठना है। इसके अलावा कोई अगर आता है सीनियर तो उसका कैसे आदर करना है, सम्मान करना है, ये जो सारी चीज़ें होती है इनफॉर्मल कंट्रोल के अंदर में आती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल होगा दो तरह का, एक फॉर्मल सोशल कंट्रोल, एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल के अंदर में होगा कि किस तरीके से हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एक हमारा जो संस्था होती है उसमें किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से कंट्रोल में रह करके और समाज के जो नियम बनाए गए उसके दायरे में रहकर काम करते हैं। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का मतलब होता है कि अनऑफिशियल तरीके से हम लोग जो हमारा जो प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, हमारे साथ में जो रहने वाले, हमारे साथ में काम करने वाले, साथ में खेलने कूदने वाले, साथ में पढ़ाई करने वाले जो भी लोग हैं, हम उन लोगों के साथ में किस तरीके से रहते हैं, वो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर में आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला है मेंटेन सोशल ऑर्डर। जो समाज में क्रम बनाए गए हैं उनको मेंटेन करना, एक के बाद एक काम करना, किसी भी काम को ऊपर नीचे या गलत तरीके से ना करना। दूसरा है प्रमोट कन्फर्मिटी। तो चीज़ों को कन्फर्म करना कि किस तरीके से वो जो समाज के मापदंड बनाए गए हैं, जो समाज के नियम बनाए गए हैं उसके ऊपर खरा उतर रहा है, ये चीज़ें कन्फर्म करना। थर्ड है प्रोटेक्ट सेफ्टी। तो प्रोटेक्ट सोसाइटी, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, ये भी सोशल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। इसके बाद सोशल नॉर्म्स, मोरल्स एंड वैल्यूज़। तो समाज के जो नॉर्म्स होते हैं, समाज के जो नॉर्म्स है मतलब जो मापदंड है, जो नियम बनाए गए हैं, मोरल्स मतलब नैतिकता, और वैल्यूज़ मतलब उसकी जो वैल्यू होगी समाज की जो एक मूल्य होगा उसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं।
सोशल नॉर्म्स वैल्यूज एंड मोरल्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अ सोसाइटीज कल्चर शेपिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। किसी भी इंसान के व्यवहार को, किसी भी इंसान के शरीर को, मतलब किसी भी इंसान के समाज में रहने के तौर तरीकों को बनाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमको सोशल नॉर्म्स, मोरल्स एंड वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्म्स क्या क्या है? अनरिटन रूल्स, ऐसे रूल्स या ऐसे नियम जो कि लिखे हुए नहीं है लेकिन हमको फॉलो करना होता है। जैसे हमको बड़ों का आदर करना है, सबके पैर छूना है, अगर कोई आता है तो हमको उसको, जो बच्चे होते हैं उनके साथ प्यार से रहना है, ज़्यादा डांटना नहीं है, मारना नहीं है। और ये जो सारी चीज़ें होती है ये कहीं पर लिखी हुई नहीं है लेकिन हमको इनको फॉलो करना होता है। दूसरा है एक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक्सपेक्टेड बिहेवियर मतलब कि अगर कोई बड़ा हमको डांट देता है तो हम लोग उसको चुपचाप सुनेंगे या उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं जाएंगे, या एक दूसरे को जैसे होता है कि आमने सामने बोलना होता है तो वो चीज़ें नहीं करेंगे। ये कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है जो कि हम लोग कहीं पे लिखी हुई नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये इंसान ये काम करेगा। थर्ड है कल्चरल वेरिएशन, जो समाज के हिसाब से अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। जैसे कोई कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, सबका अपना अपना अलग अलग नियम होता है, सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर, रीति रिवाज होते हैं। तो उस हिसाब से वो अपने मापदंडों पर खरा उतरता है या नहीं। मान लो जैसे किसी के घर में अगर सिर्फ वेज फूड चलता है लेकिन उस घर में अगर कोई नॉन वेज खाने वाला होता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों खा रहा है, इसको बाहर जाके खाना चाहिए। तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, कि ये इंसान भी हमारे जैसा ही रहे। बट सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सब लोग अपनी लाइफ जीने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक जो एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की वो अलग होती है। वो सोसाइटी शायद उसको एक्सेप्ट करे ना करे, तो उस तरीके से होता है। दूसरा है मोरल्स। तो मोरल्स क्या होते हैं? मतलब नैतिकता, किस तरीके से हम लोग हमारे जो सिद्धांत है, जो नियम है, कायदे हैं, उनको किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, किसी भी चीज़ को सही और गलत चुनने का जो अधिकार होता है, जो सिद्धांत होता है, वो हम लोगों को फॉलो करना होता है और हम लोग उसको करते हैं। दूसरा है पर्सनल एंड सोसाइटियल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे खुद के लिए होती है लेकिन समाज के लिए वो चीज़ें सही नहीं होती है। तो हमको उन चीज़ों के बीच में अंतर पहचानना होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी चीज़ हमारे समाज के लिए सही है। इसके बाद थर्ड है मोरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस, कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो कैसे हमारे जो मोरल्स होते हैं वो हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हमारे बिलीफ को इम्प्रूव करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं। इसके बाद है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जो हमारे मूल्य है, नैतिक मूल्य, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है कोर बिलीफ। कोर बिलीफ मतलब कि हम लोगों को खुद पर विश्वास करना, लोगों पर विश्वास करना, और हमको हमारे डिसीजन मेकिंग करना। किस व्यक्ति का जो डिसीजन है, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई निर्णय है हमको पसंद आता है हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं आता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम हमारे डिसीजन खुद लेते हैं और किसी और के डिसीजन में भी हम आते हैं। तो ये सब हमारी पर्सनल वैल्यूज़ होती है कि हम लोग अगर किसी का डिसीजन, जैसे बहुत सारे होते हैं कि किसी का डिसीजन मान के चलते हैं, खुद का डिसीजन नहीं ले पाते, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, फिर दूसरे लोगों को दोष देते हैं। तो वो उसकी खुद की ही बनाई हुई जो धारणा है या उसकी मर्जी के हिसाब से हुआ है, तो वो सारी चीज़ें होती है। उसके लिए वो किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता है। और अगर उसको किसी को दोषी ठहराना है तो उसको अपने डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा। अगर फिर कुछ गलत होता है किसी और की वजह से, तब वो बोल सकता है कि ये मैंने नहीं किया है, ये इनकी वजह से हुआ है। तो ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा है इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी। तो इम्पोर्टेंस हम लोग किस चीज़ को देंगे, प्रायोरिटी हमारी कौन सी चीज़ रहेगी, वो चीज़ें हमको मैनेज करना होता है। दो चीज़ें होती है, इम्पोर्टेंसी एंड अर्जेंसी। तो इम्पोर्टेंस और अर्जेंट दो चीज़ें होती है। तो हमको कौन सी चीज़ें, जो अर्जेंट चीज़ें होती है वो सिर्फ अर्जेंट होती है लेकिन वो उतनी ज़्यादा खास नहीं होती है। वो चीज़ें सिर्फ उस वक्त के लिए हमको महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बाद में जाकर शायद उन चीज़ों की वजह से हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको छोड़ देंगे। तो इसलिए हमको इम्पोर्टेंट और अर्जेंट और जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं उनके बीच में थोड़ा सा हमको मैनेज करके चलना होता है। इसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि हमारे व्यवहार को दर्शाता है या हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारी जो स्किल्स होती है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसके बाद में इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल नॉर्म्स, मोरल एंड वैल्यूज़। तो सोशल नॉर्म्स, मोरल्स और वैल्यूज़, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होती है उनको देखते हैं। इंटर कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है और किसी भी इंसान के व्यवहार को दर्शाने के लिए काफ़ी होती है। दूसरा है शेपिंग बिहेवियर। किसी भी इंसान के बिहेवियर को, व्यवहार को और उसके जो समाज में रहने के जो तौर तरीके हैं उनको शेप करने के लिए भी ज़रूरी होती है। इसके बाद कल्चरल कॉन्टेक्स्ट।
कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मतलब किसी भी कल्चर में हम लोग अगर रह रहे तो हमारे जो नॉर्म्स है, हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो मोरल्स है, नैतिकता है, हमारे जो सिद्धांत है और हमारे जो मूल्य है, डिसीजन मेकिंग है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें एक साथ में होना चाहिए, जिसकी वजह से हम किसी समाज में सर्वाइव कर पाए। इसके बाद में इम्पोर्टेंस क्या है, तो सोशल कोहेशन। सोशल कोहेशन का मतलब होगा कि हम लोग किस तरीके से समाज को कोऑपरेट करते हैं, किस तरीके से समाज में रहकर और समाज की पालना करते हैं, सोशल कोहेशन। गाइडिंग बिहेवियर मतलब अगर हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो नॉर्म्स, मोरल्स और वैल्यूज़ अगर हमारे अच्छी तरीके से डेवलप हुए हैं, अगर हम लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम लोगों का जो बिहेवियर होगा वो अच्छा होगा और इसकी वजह से हम लोग खुद को गाइड कर पाएंगे, खुद को आगे बढ़ा पाएंगे और हमारे अच्छे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और हमारी जो चॉइस होगी वो भी अच्छी हो पाएगी। इसके बाद में थर्ड है कल्चरल आइडेंटिटी। तो कुछ सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को भी दर्शाते हैं। थैंक यू।